हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मशीन के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। यह क्लास आईटीआई के बच्चों के लिए है जो सेकेंड ईयर में है। मशीन जो होते हैं वो छोटे छोटे कलपुर्जों से मिलकर बने होते हैं जो हमारे समय को बचाते हैं। और हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हम सब बहुत सारे मशीनों के बारे में पढ़ाई करेंगे, लेकिन बेसिक जनरली आज हम मशीन को लेकर जो टॉपिक लिए हैं उसकी बात करेंगे। मशीन को जनरली दो भागों में बांट दिया गया है उसके सप्लाई के अनुसार, एक एसी मशीन और दूसरा डीसी मशीन। सप्लाई के अनुसार इसे दो भागों में बांटा गया है, एसी मशीन तथा दूसरा डीसी मशीन। डीसी मशीन को इसको फिर से दो भागों में क्लासिफाई किया गया, दो भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है वो डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा डीसी मोटर के बारे में। तो इन दोनों को यहाँ लिख दें, डीसी जनरेटर और दूसरा है डीसी मोटर। दोनों में फ़र्क क्या है इसको हम समझते हैं। डीसी जनरेटर जो है, बेसिकली डीसी जनरेटर के बारे में बात करें तो जनरेटर जो है वो क्या करती है, वो यांत्रिक ऊर्जा को लेकर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कहने का मतलब है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। डीसी मोटर की बात करें तो ठीक इसका विपरीत होता है। ये डीसी मोटर में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर मैकेनिकल एनर्जी में इसको बदलता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डीसी मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों के बारे में जान जाए। दोनों का जो कंस्ट्रक्शन होता है, दोनों का जो बनावट होता है, दोनों का बनावट एक समान होता है और इसे मोटर या जनरेटर उसको यूज करने के आधार पे बोला जाता है। यदि हम उस मशीन को मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं और उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं तो वैसे मशीन को डीसी जनरेटर कहेंगे। डीसी जनरेटर में जो जनरेटर हमें पावर सप्लाई करेगी, जो ईएमएफ देगी, वो डीसी टाइप का होगा, डायरेक्ट करंट टाइप की होगी। डीसी मोटर की बात करें, उसी मशीन को यदि हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दें, यानी कि डीसी सप्लाई दे दें और उससे हम उसके शाफ्ट के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करें तो ये डीसी मोटर बन जाता है। तो सबसे पहले हम डीसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में जितने जो पार्ट्स हैं उसके भाग को आज देखेंगे। इनके भागों को पहले हम साइड में लिख देते हैं। पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके इसको डील करेंगे। फर्स्ट जो है वो बॉडी या योक कहते हैं। बॉडी और
योक। सेकेंड नंबर पे फील्ड होता है। थर्ड में फील्ड पोल शू होता है। फोर्थ में आर्मेचर। एक मिनट, इससे पहले फोर्थ नंबर पे फील्ड वाइंडिंग लिख दें। फिफ्थ में हम आर्मेचर पढ़ेंगे। सिक्स्थ में आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर। आठवां है ब्रश। ब्रश के बाद बियरिंग। बियरिंग के बाद शाफ्ट। शाफ्ट के बाद कूलिंग फैन। इसके बाद इंड प्लेट। ये दिख रहा है। 11 के बाद इंड प्लेट। 12वें नंबर पे इंड प्लेट और 13 नंबर पे टर्मिनल बॉक्स। जनरली ये सभी भाग होते हैं डीसी मशीन के। पहला है बॉडी, या उसका दूसरा नाम योक भी होता है। दूसरा फील्ड हो गया, पोल शूज हो, फील्ड वाइंडिंग हो गया, आर्मेचर हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, कम्यूटेटर हो गया, ब्रश हो गया, बियरिंग हो गया, शाफ्ट हो गया, कूलिंग फैन हो गया, एंड प्लेट और टर्मिनल बॉक्स। तो यहाँ पे 13 भाग दिख रहे हैं। 13 भाग के बारे में एक एक करके उनको समझेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बॉडी या योक के बारे में पढ़ते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं। इसके बॉडी को
ये पहला जो चित्र बना है, ये बॉडी का चित्र बना, इस पे हम ध्यान देंगे। ये बाहरी वाले पार्ट को, इस पार्ट को बॉडी या योक कहते हैं, बॉडी या योक कहेंगे। इसकी बनावट जो होती है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। जनरली देखेंगे छोटी मशीनों की बात करें तो छोटी मशीन जो होगी उसमें हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। और इस बाहरी वाले पार्ट को योक कहते हैं। इसका दो काम है। पहला काम है मशीन के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं उनको सुरक्षित रखना, उनको मजबूती देना। और दूसरा काम है इसमें इसके पोल में जो फ्लक्स होता है उसको फ्लक्स के लिए रास्ता देना, पथ देना। यानी कि फ्लक्स को अपने इस मशीन से बाहर नहीं जाने देगा, उस फ्लक्स को अपने मशीन के अंदर ही देगा। यानी कि फ्लक्स इसके अंदर ही रोटेट करेगा। इस पार्ट को बोलते हैं फील्ड। ये दूसरे पार्ट जो हम फील्ड की बात कर रहे हैं, ये दो फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है। इस फील्ड को यहाँ पे इस पार्ट में वाइंडिंग की होती है और इस वाइंडिंग का नाम दिया जाता है फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे इस भाग को फील्ड बोला जाता है और इस पे जो वायर लगा हुआ है ये वायर कॉपर का बना होता है, जो कॉपर से इनेमल किया हुआ होता है। वाइंडिंग वायर होता है जिससे इसमें वाइंडिंग करके दो टर्मिनल्स बाहर निकालते हैं और इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। नहीं दिख रहा? इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं। इसके अंदर की बात करें, इसको लिख दें, ये फील्ड हो गया। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि इसकी जो बनावट है वो कुछ इस तरह से जूते की तरह फैला हुआ है, तो इसको पोल शूज बोला जाता है। इस पार्ट को पोल शूज बोला जाता है। पोल शूज, दोनों पार्ट्स को पोल शूज बोलेंगे। इसका काम है फ्लक्स को इस आर्मेचर के पास आर से पार करना और इस फ्लक्स को लीक नहीं होने देना। यदि हम दो पोल की बात करें तो ये एन पोल हो जाएगा और ये एस पोल हो जाएगा। जैसा कि मैग्नेटिक चैप्टर में मैग्नेट के बारे में जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं पहले कि मैग्नेट में एन पोल से फ्लक्स निकलता है और एस पोल में फ्लक्स चला जाता है। यानी कि एन पोल से फ्लक्स जनरेट होता है और एस पोल में टर्मिनेट होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से फ्लक्स जो है वो एन पोल से एस पोल की ओर आएगा। इस फ्लक्स को ये संजो कर बीच में रखता है और इसको लीकेज नहीं होने देता। और यह फ्लक्स जो है वो योक के द्वारा कंप्लीट होता है, इससे बाहर लीक नहीं कर पाता है वो। तो ये मेरा फील्ड हो गया, ये पोल शूज हो गया और ये फील्ड वाइंडिंग हो गया। बॉडी के बारे में देख लिए, योक या बॉडी जो बोलते हैं वो एक ही पार्ट को बोलते हैं। फील्ड के बारे में देख लिए, पोल शूज के बारे में देख लिए। फील्ड वाइंडिंग के बारे में जो बताए, ये फील्ड के ऊपर जो है वो वाइंडिंग किया जाता है और इसमें से डीसी सप्लाई दिया जाता है ताकि ये एक मैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेट बन जाए। जनरली छोटे छोटे डीसी मशीन की बात करें तो छोटे छोटे मशीनों में परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है उसके फील्ड को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ बड़ी मशीनों की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। यानी कि ये कोर पर, ये स्टेनलेस, ये कोर जो होता है वो स्टेनलेस स्टील सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील के कोर पर वाइंडिंग किया जाता है। ये लेमिनेटेड कोर होता है। लेमिनेटेड मतलब ये पतले पतले प्लेट से काट कर एक दूसरे पर बैठा कर बनाया जाता है, इसको लेमिनेटेड बोलते हैं।
अगला हम देख रहे हैं आर्मेचर के बारे में। ये बीच वाला पार्ट जो है ये आर्मेचर है, जिसमें स्लॉट्स कटे होते हैं। इस स्लॉट्स के बीच में वाइंडिंग की जाती है, इनके स्लॉट्स में कॉपर वायर से वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर और फील्ड, इसमें हम फ़र्क बता दें। फील्ड उसको बोलते हैं जिसमें हम मेन सप्लाई प्रदान कर रहे हैं, मेन सप्लाई दे रहे हैं। आर्मेचर उसको बोलते हैं जिसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसमें हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा। यहाँ पे एक मशीन का पार्ट्स पड़ा हुआ है, उस मशीन के बारे में आपको बताते हैं। ये रोटर है। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इस बॉडी पे जो दिख रहा है ये जो स्टैटिक है, ये फील्ड हमारा स्टैटिक है यानी कि स्थिर है, इसलिए इसको दूसरे नाम पे स्टैटर भी बोला जाता है। बीच वाला भाग जो है वो घूमने वाला भाग है, इसलिए इसको रोटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डीसी मशीन का रोटर के पार्ट्स को लाया गया, इसमें हम थोड़ा समझते हैं क्या क्या है इसमें। ये देखिए, ये बीच वाला भाग है। चूँकि इस मशीन का जो कंस्ट्रक्शन हमने बोर्ड पे बनाया कुछ इस तरह से इसके सामने वाले भाग को दिखाया जा रहा है। ये इसका शाफ्ट हो गया, ये इसका आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के बीच में ये आर्मेचर हो गया, ये शाफ्ट हो गया। थोड़ा ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि आर्मेचर में स्लॉट्स कटे हुए हैं जिसमें वाइंडिंग किया हुआ है वायर से। ये भाग को, इस भाग को बोलते हैं कम्यूटेटर। आगे हम कम्यूटेटर को देखेंगे। आर्मेचर की बात करें तो ये भाग जो है ये आर्मेचर कहलाया। आर्मेचर में स्लॉट्स कटे होते हैं। ये कोर, आर्मेचर का कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है और इसको भी लेमिनेटेड करके, लेमिनेटेड मतलब पतले पतले प्लेट्स को काट कर एक दूसरे में स्टैक किया जाता है, यानी कि चिपकाया जाता है, और चिपकाने के बाद फिर उसका क्या आर्मेचर बनाया गया है। आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है। बीच वाले भाग को कम्यूटेटर बोलते हैं, इस भाग को कम्यूटेटर बोला जाता है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को अगर हम अलग से बनाएं ये कम्यूटेटर पार्ट जिसके बीच में शाफ्ट लगा होता है, और इनके बीच में एयर गैप होता है, खाली जगह होता है। ध्यान देने वाली बात है, ये कम्यूटेटर कहलाया। कम्यूटेटर में ये जो पार्ट होता है इसको, ये कॉपर का बना है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का, हार्ड ड्रॉन कॉपर, काफ़ी कठोर होता है ये। और इन कॉपर के बीच में हर एक ये जो भाग बना हुआ है, अलग अलग पार्ट बना हुआ है, पार्ट्स के बीच में एयर गैप होता है, यानी कि खाली जगह छोड़ा जाता है, और उसमें माइका यानी कि अबरक भर दिया जाता है। माइका, जो इसे हिंदी में हम अबरक बोलेंगे, वो इंसुलेटर का काम करता है, तो उसको यहाँ भर दिया जाता है। कम्यूटेटर का काम जो है वो एसी को डीसी में बदलने का है, या डीसी को एसी में भी बदलने का है। जब हम इसे डीसी जनरेटर में बात करें तो डीसी जनरेटर में ये एसी को डीसी में बदलता है, और मोटर की बात करेंगे, डीसी मोटर की बात करेंगे तो डीसी मोटर में ये डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। तो ये भाग जो है ये कम्यूटेटर है जो यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद एक ब्रश है। ब्रश की बात करें, यहाँ जो ये रंगा हुआ भाग दिख रहा है ये ब्रश है। ये कार्बन का बना होता है या कार्बन और कॉपर का मिश्रण का बना होता है। छोटे मशीनों में ये कार्बन का बना ब्रश लगाया जाता है, और बड़ी मशीनों में कार्बन तथा कॉपर के मिश्रण को लगाया जाता है, ब्रश के रूप में यूज़ किया जाता है। कार्बन को ब्रश के रूप में उपयोग में लाने का एक विशेष कारण है, कार्बन जो होता है वो सेल्फ लुब्रिकेंट होता है, यानी कि वो खुद ही घिसता है वो कम्यूटेटर पे, इस कम्यूटेटर पार्ट पे उस ब्रश को रखा जाता है। दोनों साइड से दो ब्रश का यूज किया जाता है, और ये कम्यूटेटर के पास सटा होता है। ये कम्यूटेटर शाफ्ट के साथ लगा होता है जो घूमता है, लेकिन ये ब्रश जो है वो स्टैटिक है, वो स्थिर होता है। तो इसके घूमने पर यहाँ फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन
होने पे ये गर्म होता है। गर्म होने पर इसका एक नेचर है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर का नेचर रखता है, ये गर्म होता है तो इसका प्रतिरोध मान भी घटता है और यह सेल्फ लुब्रिकेंट यानी कि वो खुद ही घिसता है, इस पार्ट्स को घिसने नहीं देता, इसलिए कार्बन का ब्रश यूज में लाते हैं। अगला है बियरिंग की बात करें। बियरिंग जो होता है वो शाफ्ट के दोनों ओर लगाए जाते हैं, शाफ्ट के दोनों ओर लगाए जाते हैं। बियरिंग के भी अलग अलग टाइप हैं। छोटी मशीनों में बुश बियरिंग का यूज़ किया जाता है और बड़ी मशीनों में बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग का यूज किया जाता है। फिर एक है शाफ्ट की बात करें तो यह पार्ट शाफ्ट होता है, ये पार्ट जो है वो शाफ्ट है, वो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है शाफ्ट को। उसके बाद है कूलिंग फ़ैन का यूज़ हम करते हैं इस मशीन के अंदर, आर्मेचर के साथ लगाया जाता है। वो आर्मेचर के घूमने पर कूलिंग फ़ैन भी घूमता है और वो ठंडी हवा को बाहर से अंदर लाता है और अंदर से गर्म हवा को बाहर भेजता है, जिससे हमारी जो मशीन है वो ठंडी बनी रहती है। उसके बाद है इंड प्लेट। मशीन के दोनों साइड से 2 प्लेट्स लगाए जाते हैं जिसको इंड प्लेट बोला जाता है। टर्मिनल बॉक्स जो होता है वो बैकेलाइट का बना होता है। इस मशीन के अंदर जितने भी वाइंडिंग्स होते हैं उसको उस टर्मिनल बॉक्स पे टर्मिनल के रूप में सभी तार को अंदर से निकाल दिया जाता है और बाहर में नट और बोल्ट की मदद से कनेक्शन के लिए टर्मिनल बॉक्स के अंदर लगा दिया जाता है, जहां से हम मशीन के लिए सप्लाई देते हैं या फिर वहां से सप्लाई को लेते हैं। तो इस तरह से हमने डीसी मशीन के पार्ट्स को, लगभग सभी पार्ट्स को देख लिया है। और इस बात को याद रखना है कि डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन एक समान होता है, लेकिन डीसी जनरेटर और डीसी मोटर उसके उपयोग करने पर निर्भर करता है। यदि हम डीसी मशीन में इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो हमें शाफ्ट से मैकेनिकल टॉर्क प्राप्त होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, तो वो एक मोटर कहलाता है, यानी कि वो डीसी मोटर कहलाता है। डीसी जनरेटर की बात करें तो हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं उसके शाफ्ट के द्वारा, उसके शाफ्ट को घुमाते हैं दूसरी मशीन से और वो घूमने पर उससे उस मशीन के कम्यूटेटर से ब्रश के द्वारा करंट को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो बस आज हमने इस डीसी मशीन के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। इसके अगले लेक्चर में डीसी जनरेटर को देखेंगे। डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर कैसे कार्य करता है, वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे उसके, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।